नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम समय समय पर इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहते हैं, चाहे वो कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना हो। आप सभी लोग जानते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को आजकल डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जैसे आप लोगों के राज्य में कोई एग्ज़ाम आता है उससे ओरिएंटेड कुछ डिटेल्स आती है, उनको डिस्कस करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते हैं। इन वीडियोज़ पर आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है, जिसको देख के हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हाँ भाई, कुछ लोग हैं जिन लोगों को सच में वास्तविकता में कंटेंट की ज़रूरत है अच्छी तैयारी के लिए। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम बार बार आप लोगों को मैं बताता हूं कि एक बैच प्लान हो रहा है पीसीएस के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, जो कि संभावित लोअर पीसीएस की डेट है आपकी 11 मई को। संभावित नहीं, ये तो अभी तक तो क्लियर है। और जो अपर पीसीएस है उसकी डेट है 29 जून को। तो ये आप लोगों के पास आगे एग्ज़ाम्स हैं, इसकी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच परचेज़ करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कुछ नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स पता कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों की तैयारी अभी कहाँ पर है और आप लोगों को कहाँ तक जाना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस प्रकार कांग्रेस का गठन हुआ। साथ ही साथ हमने देखा था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से भारत का जो संपदा है, भारत का जो रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, वो भारत से ड्रेन कर रहे हैं, मतलब वॉश आउट कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं। वो तरीका देखा था हमने। अब इसके बाद मॉडर्न इंडिया में गांधी जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। गांधी जी का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कुछ कारणों की वजह से। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम अभी कुछ में इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कुछ कारणों से गांधी जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो कारण शुरू कहाँ से होते हैं वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी वापस कब आए दक्षिण अफ्रीका से। तो 1915 में 1915 में गांधी जी की वापसी हुई। हम ये जानते हैं कि जहां अफ्रीका में गांधी जी थे वहां पर भी बहुत सारी ऐसी बैड प्रैक्टिसेस थी, कुरीतियां थी, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने किस तरीके से लड़ा जाए वो सीखा, वो समझा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण हम एक जन समूह को एकत्रित कर सकते हैं, और जन समूह एकत्रित हो तो उसकी क्या शक्ति हो सकती है। इन सब चीज़ों पर गांधी जी ने काम दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी 1915 में यहाँ पर आते हैं तो बड़े गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। आइए, अब गांधी जी जैसे ही आते हैं यहाँ पर वो समाज सेवा में कूद जाते हैं। ठीक, उसके बारे में सबसे पहली इंसिडेंट, वैसे जनरली हमारे पास 3 है, हम पढ़ते हैं पहले 3 मेजर इवेंट। तो पहला है हमारे पास चंपारण, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा है हमारे पास अहमदाबाद मिल, और तीसरा है हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमें समझ में आते हैं जहाँ से गांधी जी समाज की सेवा में जुड़े हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये टॉपिक है क्या, ये आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड फैक्चुअल नॉलेज हमको होता है, लेकिन हमको कहानी पता नहीं होती कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे बैकड्रॉप में हिस्ट्री क्या चल रही है। तो आज हम कवर हो सकेगा जितना उतना कर पाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो पहला था हमारे पास क्या, चंपारण। चंपारण आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, चंपारण डेट है हमारे पास 1917 में ये सारा खेल शुरू हुआ था। ठीक है, खेल किस तरीके से शुरू हुआ था कि 1750 की बात है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के जो किसान हैं उनको एक चीज़ के बारे में बता दिया है जिसको कहते हैं नील, इंडिगो।
अब कुछ समय बाद नील की खेती करने के बाद जो किसान है वो बहुत खुश है नहीं, बहुत खुश है नहीं कि नील की खेती की जाए। क्यों? कारण स्पष्ट है, क्योंकि नील में जो वाटर कंजम्पशन होता है, पानी लेने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और साथ ही साथ नील की खेती करने के बाद जो भूमि की उर्वरक शक्ति है, ठीक है, जो जमीन होती है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है। इस कारण से जो किसान थे उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे उनके पास। तो अंग्रेज ऑफिसर्स ने कहा यार बात तो सही है कि अगर भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी तो नील तो कोई खाएगा नहीं। अब ये नील क्या चीज़ है, हम जनरली देखते हैं जो कपड़े रंगने के काम आता है उसको ही नील कहा जाता है, और इसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी कीमत थी। इस कारण से अंग्रेज क्या कर रहे थे, किसानों को कह रहे थे कि आप नील उगाइए, लेकिन किसान हो गए परेशान। अब किसानों ने शिकायत की अंग्रेज ऑफिसर्स के पास, सर हम पूरी जमीन पर तो नील नहीं उगा सकते। तो मिलजुल के एक सल्यूशन निकाला गया कि आप क्या कीजिए, आप पूरी जमीन पर नहीं, आप कितनी, 1 बीघा मतलब होता है 20 कट्ठा, ठीक है, 1 बीघा जमीन को उस समय 20 कट्ठे में मापा जाता था, तो 1 बीघा में 3 कट्ठे, मतलब 20 कट्ठों में से केवल 3 कट्ठों पर क्या उगाइए, नील उगाइए। बाकी 17 कट्ठों पर आप जो चाहते हैं वो उगाइए, ठीक है। क्योंकि नील का पैसा ठीक ठाक मिलता था अभी तक किसानों को, तो इस वजह से किसान तैयार हो गए कि 3 कट्ठे, 20 में से 3 कट्ठों पर हम क्या उगा देंगे, नील उगा देंगे। इसी एग्रीमेंट को कहा जाता है क्या, 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया प्रणाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसे कहा गया 3 कठिया सिस्टम। अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आंदोलन की क्या बात, तो बात शुरू होती है 1915 में। 1915 में क्या हुआ, इसीलिए तो आंदोलन शुरू होता है 1917 में। 1915 में क्या हुआ कि एक जर्मन डाई मतलब कपड़े रंगने वाली डाई इंट्रोड्यूस हो गई यूरोपियन मार्केट में, जो इस नील के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती थी, बहुत ज्यादा चीप थी और ज्यादा अच्छी भी थी। केमिकल था उसमें, लेकिन लोग ऑर्गेनिक की तरफ नहीं गए, लोग केमिकल की तरफ चले गए, सस्ते की तरफ चले गए। इस कारण से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो नील की मार्केट है यूरोपियन साइड में वो क्या हो गई, खराब हो गई। अभी तक क्योंकि ब्रिटिशर्स एडवांस पेमेंट कर देते थे किसानों को, किसकी, नील में जो ये 3 कठिया सिस्टम है, 3 कट्ठे पर आपने नील उगाई, उसकी एडवांस पेमेंट हो जाती थी, इसीलिए पैसा बना रहता था, किसान खुश रहते थे। लेकिन अब व्यवस्था क्या हुई कि अंग्रेजों को मार्केट में इसका कंपटीशन देना है जर्मन डाई का, तो इनको रेट गिराने होंगे अपनी नील के, इंडिगो के। अब इस दाम को गिराने के लिए इन्होंने जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको जो एडवांस पेमेंट करते थे वो खत्म कर दिया। एडवांस पेमेंट जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही किसानों ने क्या किया कि भाई अब हम नील नहीं उगाते हैं, इंडिगो नहीं उगाते हैं। किसानों ने इस नील की खेती करना क्या कर दिया, एकदम से बंद कर दिया। अब बात चल रही है 1915 की, ठीक है, 1915 की बात चल रही है। तो एक बात आप लोगों को ध्यान होगी, 1915 में अब कंपनी का क्या, कंपनी तो है नहीं, 1915 में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश हो चुके हैं। कंपनी तो खैर 1858 में ही ख़त्म हो गई थी, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी। तो 1915 में क्राउन रूल था, ठीक है, समझ रहे हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें याद आया कि यार हम तो इकोनॉमिकली भी एक्टिव है, साथ साथ पॉलिटिकली भी एक्टिव है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर भी है, सब कुछ है। तो इन्होंने इस सब का फायदा उठाते हुए जो किसान थे उनको फोर्सफुली क्या कर दिया, मजबूर कर दिया कि आप क्या कीजिए, नील की खेती कीजिए, ठीक है। नील की खेती करने लगे, इस कारण से किसान हो गए बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक। अब परेशान हो गए तो फिर इन्हें पता चला कि गांधी जी है यहाँ पर, और गांधी जी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी यूनिट है जो आराम से बहुत बड़े जन समूह को एकत्रित कर सकते हैं, और अकेले एक किसान, 2 किसान से ब्रिटिशर्स तो हिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो इस
पूरे सत्याग्रह के पीछे एक जो कारण था, ये नील बना, इंडिगो बना, और साथ साथ 1915 में जो ये इन्वेंशन हुई जर्मन डाई की, वो बना। ठीक है, तो भूमिका आप लोगों ने समझ दी कि चंपारण आंदोलन के पीछे क्या काम हुआ। ठीक, तो अब बात पहुंचती है गांधी जी तक। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आते हैं साबरमती आश्रम से चंपारण। ठीक, उनकी टीम में थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद। लॉयर लोग थे ये। एनालिसिस करने में बहुत उस्ताद की सिचुएशन क्या है। अब इन्होंने यहाँ पर आकर जमीन का एनालिसिस करना शुरू किया, हर चीज़, किसान की इनकम का एनालिसिस करना शुरू किया, और इनकी वजह से जो किसान थे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, जन समूह एकत्रित हो रहा था। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार चीज़ें खराब हो रही हैं। अभी तक ये गांधी जी को अंडरस्टिमेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने के जुर्म में इन्होंने गांधी जी को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया 1917 में ही। ठीक है, अब गांधी जी गिरफ्तार हो गए। जब इनकी पहली पेशी हुई, उस दिन इन्होंने देखा कि कोर्ट में जब इनकी पहली पेशी लगी तो उस दिन 2000 से ज्यादा किसान क्या हो गए? कोर्ट में अवेलेबल हो गए इनके सपोर्ट में। ठीक है, इतना बड़ा जन आक्रोश देखकर, जन समूह की लीड देखकर कि इतने बड़े जन समूह को गांधी जी लीड कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र का गवर्नर जनरल था उसने डायरेक्ट ऑर्डर दिए कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए। ठीक, तो ऑर्डर माने गए, गांधी जी को छोड़ दिया गया। गांधी जी को छोड़ दिया गया तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांधी जी को अंडरएस्टिमेट नहीं किया। उन्होंने गांधी जी के ऊपर छोड़ दिया कि आप जो भी सर्वे कर रहे हो आप कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। गांधी जी ने क्या किया? पूरा सर्वे किया कि इस नील की वजह से क्या दिक्कत होती है, क्या सब कुछ है। वो रिपोर्ट पटक दी किसके सामने? ब्रिटिशर्स अथॉरिटी के सामने। और इन सब कारणों से जो ये 3 कठिया सिस्टम है वो भी हट गया, और जो फार्मर्स थे वो भी खुश हो गए। ठीक है, अब फार्मर्स खुश हो गए, और जो फार्मर्स का ड्यू पेमेंट था वो भी ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? फार्मर्स को दे दिया। तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के ऊपर गांधी जी और यहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे उनकी एक बहुत बड़ी जीत, हम इसको कह सकते हैं। तो ये शुरुआत होती है 1917 में चंपारण। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट के पीछे, अब अगर हमें ये स्टोरी पता है तो यहाँ पर हमें इस फैक्ट को ऐड करने में कितना टाइम लगेगा कि गांधी जी साबरमती से और चंपारण कब गए थे? 10 अप्रैल 1917 में गए थे। ठीक है, हमें कहानी याद होनी चाहिए, स्टोरी, कंसेप्ट कहते हैं इनको, ये कंसेप्ट हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में और गांधी जी की इंपॉर्टेंस में। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी घटना देखते हैं हम, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, जिसको कहते हैं हम अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। बात 1917 की ही है। होता क्या है कि जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल मतलब कपड़े, वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगी, तो वो इंडस्ट्रियल हब बन गया टेक्सटाइल का। ठीक, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि 1917 में यहाँ पर फैल जाता है प्लेग, और उस समय प्लेग एक बहुत बड़ी बीमारी के तरीके से जाना जाता था जिसका कोई इलाज नहीं था उन लोगों के पास। तो प्लेग बहुत बुरी तरह फैला और लगभग 10% के आसपास पॉपुलेशन क्या हो गई? खत्म हो गई इस प्लेग की वजह से। ठीक, अब क्योंकि प्लेग फैला हुआ था, कुछ लोग क्या कर रहे थे? छोड़ के जा रहे थे, और आधे से ज्यादा लोग क्या हो गए? मर गए प्लेग की वजह से। कुछ वर्कर्स थे अहमदाबाद मिल्स के, वो छोड़ के जा रहे थे। तो यहां पर कंपनी इन वर्कर्स को रोकने के लिए क्या करती है? वो एक बोनस अनाउंस करती है जिसे कहते हैं हम प्लेग बोनस। ठीक है, और कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता था कि ये जो प्लेग बोनस है वो 80% तक इंक्रीमेंट होता था उनकी सैलरी में। सपोज अगर आपकी सैलरी है कितनी? 10,000 रुपये, तो आपको 18,000 मिलेगी, 80% एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पर लोग रुकने लगे कि हाँ भाई चलो
रुक जाते हैं। ठीक, जो मुश्किल दौर था वो कट गया और जनवरी 1918 में ये जो प्लेग था वो खत्म हो गया। ठीक, अब जैसे ही ये प्लेग खत्म हुआ वैसे ही क्या किया, जो कंपनीज थी उन्होंने एक धड़ाम से ये जो बोनस है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अरे बोनस खत्म कर दिया तो जो मजदूर लोग थे उनके जो व्यवसाय, उनका जो इनकम थी उस पर डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 18,000 और 10,000 में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ा, मजदूर लोग बड़े नाखुश रहे। इन्होंने बात की किससे, जो मिल अथॉरिटी है वहाँ पर बात की इन्होंने कहा देखिए सर, हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें खराब है, हम जानते हैं कि सिचुएशंस खराब हो सकती हैं, लेकिन आप मजदूरों का भी तो समझें, हमने भी तो अपना पेट पालना है। तो आप एक काम कीजिए, आप 80% के आसपास नहीं दीजिए, लेकिन आप इन्फ्लेशन को देखते हुए जो बोनस है उसको कितना परसेंट कर दीजिए, 50%। आप नाम कुछ भी दे दो इसको, लेकिन 50% इंक्रीमेंट कर दीजिए हर किसी का। कंपनी ने कहा ऐसे कैसे भाई, ये तो ना हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कर सकते हैं तो 20% के आसपास क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन 50 तो नहीं हो पाएगा। मजदूर भी हटी थे, मजदूर लोगों ने भी कहा नहीं भाई ना, चाहिए पूरा 50%। तो इस कारण से मजदूरों ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो इस स्ट्राइक को कहते हैं क्या, नहीं। अब क्या हुआ कि मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी। अब क्योंकि प्लेग हट चुका था तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने बंबई से क्या कर दिए, मजदूर अपॉइंट करने शुरू कर दिए। बात बिगड़ती गई। तो फिर यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया किसको, गांधी जी को। फिर गांधी जी अपना सट्टा पट्टा लेके गए कहाँ, अहमदाबाद गए। तो अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने, यहाँ पर कहानी बड़ी रोचक है। तो गांधी जी ने 1917 में यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर सेट किए अहमदाबाद से रिलेटेड। यहाँ पर जो मिल ओनर है, जो मिल है उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो इस वजह से उनकी कंडीशन इन्फ्लेशन में, हाँ दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी हुई है, मजदूरों की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि नहीं 50% तो नहीं बनता, इतना नहीं मिलना चाहिए मजदूरों के अगेंस्ट, और कहा कि 20% भी नहीं बनता, 20% भी नहीं मिलना चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए, गांधी जी ने कहा आज की पूरी सिचुएशन को देख के जो फाइनल होता है 35% मिलना चाहिए। किसको, इंक्रीमेंट, मजदूरों को। ठीक है, 35% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए मजदूरों को। अब मजदूर तो एग्री हो गए, लेकिन जो मिल ओनर थे वो क्या नहीं हुए, एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं सर 35% नहीं दे सकते। इन्होंने भी गांधी जी को क्या लिया, हल्के में लिया। अब गांधी जी ने कहा कि सारे मिल वर्कर्स जो है वो क्या कर दो, छोड़ दो, और क्या करते हैं, सत्याग्रह पर बैठते हैं, लेकिन वायलेंस नहीं होगी भाई। ठीक, ये बात हुई तो सत्याग्रह शुरू हुआ। लेकिन अब क्योंकि मजदूर लोग थे वो अपनी फैमिली को तड़पते, भूख से तड़पते नहीं देख पाए, जिस कारण धीरे धीरे क्या हो गए, सारे मजदूर लगभग वापस लौट गए। मजदूर वापस लौट गए काम पे। तो गांधी जी को बेवकूफ़ जैसा फील हुआ कि यार ऐसे कैसे, और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो क्या करता, वो करता कि हमारी क्या वफादार की है, करो अपनी मर्जी से करो। लेकिन गांधी जी हट्टी किस्म के इंसान थे। गांधी जी ने क्या कहा कि नहीं भाई, अब तो 35% दिलाना ही है इनको, और मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है 35% इनको इंक्रीमेंट दिलाना। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इन मजदूरों में तो यूनिटी है ही नहीं, तो ये यूनिटी नहीं होगी तो कल के दिन इनको कोई भी कुचल देगा। तो इनको ये एहसास कराना कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने एक सत्याग्रह, अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसे कहा जाता है अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, प्रथम भूख हड़ताल। अब ये था कि भाई जब तक ये मजदूर वापस नहीं आते, काम धंधा छोड़ के इस सत्याग्रह में नहीं बैठते, तब तक के लिए मैं एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। मजदूर लोगों ने कहा यार गांधी जी हमारी वजह से आए, हमने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। तो ज़्यादा नहीं 3 दिन लगे, बाकी सारे मजदूर क्या पहुंच गए गांधी जी के साथ सत्याग्रह में। तो गांधी जी ने सबको समझाया कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है।
मेरा उद्देश्य, मैं चाहता तो छोड़ के जा सकता था, लेकिन नहीं, जो बात सच है, जो बात सच है वो सच है, जो बात जरूरी है वो जरूरी है। ठीक है। अब इतना सब कुछ होते हुए देख रहे थे, जो अहमदाबाद मिल के जो ओनर लोग थे वो देख रहे थे कि यार गांधी जी के कहने पे चीजें तो चल रही है, तो गांधी जी से डायरेक्टली पंगा लेना सही नहीं है। तो जो ये जो ओनर लोग थे वो मान गए, और इन्होंने जो इंक्रीमेंट था वो कितना कर दिया, 35% कर दिया। ठीक है। जिस कारण से ये दूसरा एक ऐसी इंसिडेंट है जहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, मजदूरों को उनका हक दिलाया, जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनको उनका हक दिलाया। तो इसको कहा जाता है अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक। ठीक है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की। गांधी जी से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आए होंगी, कहानियां आप लोगों को समझ में आई होंगी, साथ साथ जो फैक्ट है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक क्लियर करने हैं, आप लोग अपनी तैयारी को एक अच्छी डायरेक्शन में करना चाहते हैं, अच्छी फैकल्टी के अंडर करना चाहते हैं, कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इफ़िशिएंटली करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए होती है तो आप नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर किसी अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।